नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी हमारे पास 3 खबरें हैं। सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बड़े थोड़े से बेचारे रोने वाले हो गए, मैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। दूसरी जो खबर हमारे पास बड़ी है वो पेशावर हाई कोर्ट से रिलेटेड है, जिसके अंदर इलेक्शन से रिलेटेड हमने परसों भी आपको खबर दी थी कि इलेक्शंस जो है उनको डिले करवाने के लिए कोई शायद नई कोशिश जल्द होगी, तो उसमें भी ये हो सकता है कि ये वाली वो खबर हो। और तीसरी खबर जो है वो हम आपको देने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या होने जा रहा है इलेक्शन के अंदर। जो उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन है तो उसका रिजर्व हो गया डिसीजन। अब मैं डिसीजन के बारे में थोड़ी सी हमने भी बात की है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या हुआ। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी नवाज शरीफ की खबर के बारे में। नवाज शरीफ साहब ने वैसे तो मतलब अपनी जो रूटीन की एक वो रेटरिक होता है वो तो उन्होंने दिया, वो जाहिर सी बात है कि जी आ रहा था पैसा और इकोनॉमी ऊपर जा रही थी वगैरह वगैरह, मगर जो दो उन्होंने बातें की वो उन्होंने इम्पोर्टेंट की हैं। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ ने कराची में ग्रीन लाइन, लाहौर में ऑरेंज लाइन, पंजाब में मेट्रो बस चलाई। सिलेक्टेड हुकूमत से पूछा जाए कराची में तरक्की के काम क्यों ना हुए, एक पानी का भी मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। कराची में अमन किसने कायम किया? हमने। सिंध के कोयले को 50 साल से बयानात थे, हमने जाकर कोयला निकाला, प्लांट लगवाए, फिर कोयले से बिजली बनाई। कराची में 2200 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट लगाया। कराची में सब कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, मगर वोट की बारी आई तो वोट किसी और को चला गया। उन्होंने कराची वालों से मुखातिब होकर कहा कि कराची में अमन हम कायम करें और वोट किसी और को जाए, ये तो कोई बात नहीं हुई। कराची वाले जरा अपने गिरबान में झांक कर देखें, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि जब हमने खुलूस से काम किया था, मेरे जहन में अभी मंसूबा है, ये जो कराची से हैदराबाद नेशनल हाईवे मोटरवे बना दिया गया है, मेरी नज़र में ये मोटरवे नहीं है। हम कराची से हैदराबाद मोटरवे बनाएंगे जो लाहौर और इस्लामाबाद से भी बेहतर होगी। उनका कहना था कि हमने एक ये शिकायत है। दूसरा उनका शिकवा ये है कि हमने चित्राल में जाकर 50 अरब रुपए की लागत से लोहारी टनल बनाया। चित्राल वाले भी तस्लीम करते हैं कि यहाँ लोहारी टनल नवाज शरीफ ने बनवाया, मगर इंतखाबात हुए तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। इस पर मैंने चित्राल वालों से कहा कि आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग इस तरह के काम करते हैं, टनल मुझसे बनवाते हैं और वोट किसी और को देते हैं, ये तो बुरी बात है। अच्छा, अब मेरा जो कोई अब इनमें से कोई भी बात जो है वो मतलब गलत नहीं कह रहे, ये सारा कुछ ये सारे प्रोजेक्ट्स उनके हैं। जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि उनको अच्छी तरह पता है कि प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना वो नाकाफ़ी होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून बहुत सदियों से जो है वो एक इम्पॉर्टेंट दहाइयों से जो है वो एक इंतहाई फॉर्मिडेबल प्लेयर है। मतलब वो कभी भी इलेक्शन पंजाब से नवाज शरीफ की मौजूदगी में हारी नहीं है। अगर हारेगी तो शायद अब हार जाएगी, मगर अभी तक कभी नहीं हारी। लेकिन तो नवाज शरीफ साहब को अच्छी तरह पता है कि ये मसला सिर्फ इस चीज़ से हल नहीं होता, लोगों को काम करना पड़ता है। कराची के अंदर मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम साजी है वो ना होने के बराबर है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कराची में जो कहते हैं कि नून लीग ने यहाँ पर काम किया है। मैं जब एक और चैनल पर काम करता था तो वहाँ पर कराची से एक प्रोग्राम भी किया गया, तो कराची के अंदर लोगों से जब पूछा कि यहाँ पर अमन आया है नवाज शरीफ के दौर में, 2016-17 की बात है, तो लोगों ने नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ की। मगर वहाँ पर अगर आप बिल्कुल फोकस ना रखें, लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ साहब भी हैं, हमजा शहबाज लाहौर को देखते हैं, शहबाज शरीफ साहब पंजाब को देखते हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कराची के हवाले से अगर बिल्कुल बेफिक्र है, ये तीनों लीडर्स मरीम नवाज चारों जो हैं वो बिल्कुल बेफिक्र हैं और फोकस ही सिर्फ पंजाब पर कर रहे हैं। पॉलिटिकली काम करवाने, तरक्याती काम करवाने पंजाब में उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा हुए हैं। यानी लाहौर अकेले के अंदर 2 मेट्रोज़ हैं और कराची के अंदर 1 है। ट्रू कि उनकी हुकूमत वहाँ पर नहीं थी, वो फेडरल में थे, मगर कराची के या सिंध के अंदर उनकी पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं है। केपी के अंदर भी ऐसे ही है। और ये जो आप शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, मोहब्बत में आपने शिकायत कर ली है और आपको दुख भी होता होगा, हकीकत में भी ये थोड़ी सी जो है वो आपकी टिंज जो है वो ऑफ सॉल्ट के साथ इस मजाक को देखेंगे लोग, मगर असल बात यह है कि PMLN जो है वो कराची से मुकम्मल तौर पर फारिग है। उसकी वजह यह है कि वहां पर कोई लीडर नहीं जाता। दूसरी खबर है जनाब खैबर पख्तूनख्वा से, जिसके अंदर लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट ये कह रही है कि एक पार्टी के लोग ही गिरफ्तार हो रहे हैं, ऐसे में शफाफ इलेक्शन कैसे होंगे। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को हाई कोर्ट को खत लिखा और अफसरान मांगे। इलेक्शन कमीशन ने पहले A और B ऑप्शन को छोड़कर C ऑप्शन अपनाया। जब इलेक्शन कमीशन ने C ऑप्शन अपनाया तो फिर B ऑप्शन पर कैसे चले गए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा था कि हम इलेक्शन के लिए अमला देते हैं, फिर क्या उनसे मुशावरत हुई? पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन अदलिया की निगरानी में कराने से मुतालिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने 1 जुलाई को हाई कोर्ट को खत लिखा और अफसरान मांगे। इलेक्शन कमीशन ने पहले A और B ऑप्शन को छोड़कर C ऑप्शन अपनाया। जब इलेक्शन कमीशन ने C ऑप्शन अपनाया तो फिर B ऑप्शन पर कैसे चले गए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो कहा था वो क्यों नहीं माना। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से अफसरान की लिस्ट मांगी, फिर उन्होंने इनकार कर दिया।
इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि हमने उनसे मांगी थी लिस्ट। दूसरे चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 700 से ज़ायद 3 MPO के ऑर्डर्स जारी किए गए। पेशावर में 147 बार 3 MPO ऑर्डर इशू किया गया। 24 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स इस तगोदो में बैठे रहे कि एक पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करें। क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन होंगे जहां बार बार डिप्टी कमिश्नर साहिबान MPO ऑर्डर जारी कर रहे हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि वो तब्दील हो जाएंगे? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि एक पार्टी बार बार खिलाफ वर्जी कर रही है, इस वजह से इंतजामिया 3 MPO के ऑर्डर जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट को तो इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन पर हमें भी एतमाद है, ये बता दें कि अगर इस पार्टी का उम्मीदवार कागजात जमा करवाने आता है तो इसके साथ वैसे बर्ताव किया जाएगा जैसे दूसरी पार्टी के साथ होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने बताया कि 3 MPO का बैकग्राउंड 9 मई के वाकयात हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई तो गुजर गया है तो फिर ये अभी तक क्यों चल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वकील JUI जो है उन्होंने भी फरीक बनने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से इत्तफाक करता हूं। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि आप तो फरीक ही नहीं है, आपको हम कैसे सुने? ये तो पराये की शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात हो गई। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स पर वकला भी हंस दिए। PTI के वकील मौजम भट्ट ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन अमले को 2 माह पहले तैनात करना होता है। जब इलेक्शन के लिए बरवक्त इंतजामात नहीं किए गए तो अब शफाफ इलेक्शन कैसे कराएंगे? पेशावर हाईकोर्ट ने जुडिशल अफसरान देने से तो इनकार नहीं किया। ये कहते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट ने इनकार किया, हालांकि ऐसा नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा था कि जब वक्त आएगा तो उस वक्त आप आ जाएं, लेकिन फिर ये खुद नहीं गए। फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि लाहौर हाईकोर्ट ने पूरे पाकिस्तान के लिए कैसे नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर दिया। अच्छा देखें, डीलिमिटेशन के हवाले से बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने इशू उठाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज बंद कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने थोड़े दिन पहले उठाया था इशू के जो जुडिशल अफसरान हैं वो नहीं लिए गए, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी ब्लॉक कर दिया इस सारे काम को। अब ये पेशावर हाई कोर्ट इसको काबिल समात करार दे भी लेगी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात जहाँ तक है कि ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं MPO के, वो चीफ जस्टिस साहब की जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारी की सारी। तो उनको बजाय इसके कि अब अदालत का अमला आ रहा है या कहीं और से अमला आ रहा है, अदालतों का काम यह है कि ये इंश्योर करें कि ये MPO के जो ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं इनको रोका जाए। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है तो वो इस तरह के ऑर्डर्स पास कर सकती है, ऑल्दो वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम में मुदाखलत का कोई रोना पड़ेगा, ढिंडोरा पीटा जाएगा। लेकिन समझ में आती है ये बात कि अगर इतनी बड़ी तादाद में 700 से ज़ायद 3 MPO के ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं तो अदालत का काम है कि उसको किसी न किसी लेवल पर तो किसी ने तो चेक एंड बैलेंस रखना है। तो अगर एग्जीक्यूटिव जो है उसके एक्सेसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो हद से ज़्यादा लोगों को जो है वो हरासा कर रही है, जो कि हरासमेंट है ये, और क्या है, हरासमेंट नहीं है तो क्या है ये। तो अदालत को ये चाहिए कि उनको रोके बजाय इसके कि अब इस मौजू को उठाए, क्योंकि मुझे ये यकीन है कि काजी फायज ईसा साहब भी अब बज़िद हैं कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होना है, तो वो 8 फरवरी को और इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी उसको किसी ना किसी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। इलेक्शन का जो अमला है वो अब तब्दील नहीं हो सकता, ये बात अवश्य है, असंभव है, नामुमकिन है कि ये हो सके। अब वो मुकम्मल चीज़ें हो गई हैं, इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया। अब अगर इस किस्म के किसी भी मामले को लेकर अदालतें रुकवाएंगी कि जी हमने वो भेजा, अब हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है, मगर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है, उसके बाद अच्छा खासा मतलब अरबों रुपया लगता है इस पर ट्रेनिंग्स पर, और फिर उसके बाद उनको मौक़ों पर पहुंचाने के लिए सारी जो अरेंजमेंट होती है, लॉजिस्टिक्स होती हैं, वो सारी करने के बाद तो अब इसको जो है वो जाने थे। अगले इशू के ऊपर आए कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ये कैसे इंश्योर की जाए, जिसमें मेरा ये ख्याल है कि अगर अदालतें ये आर्बिट्रेरीनेस को ख़त्म करें इन ऑर्डर्स की, तो वो भी एक बड़ा स्टेप हो सकता है इसके हक में। इस तरफ तीसरी खबर की तरफ चलते हैं जनाब, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अपना रिजर्व कर लिया, वर्डिक्ट यानी कि फैसला महफूज कर लिया है। PTI के तमाम जो इंट्रा पार्टी के हवाले से जो एतराज़ात हैं इलेक्शन पर, उसको अकबर एस बाबर और PTI के वकला के दलाइल सुनने के बाद वो फैसला महफूज कर चुके हैं। अब PTI के जो वकला हैं उन्होंने बेसिकली इस वक्त दिया था ये आर्गूमेंट्स दिए, उन्होंने कहा कि जी हमारे बहुत बड़ी तादाद में उनसे ECP के लोगों ने ये भी सवाल किया कि जी आपके तकरीबन 80 की पता नहीं 83 लाख जो हैं वो क्या कहते हैं सपोर्टर्स हैं, 8,30,37,000 के करीब जो है आपके वोटर्स हैं जो आपकी पार्टी के मेंबर्स हैं। तो ये 8,37,000 लोग जो हैं ये इनके हवाले से क्या किया गया, तो अली ज़फ़र ने उन्हें बताया कि जी बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, सब लोग जो हैं वो आ भी नहीं सकते थे। जो
सवालात उठाए हैं अकबर एस बाबर ने, वो यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि जी ये इलेक्शंस जो हैं वो ठीक तरीके से नहीं हुए वगैरह वगैरह, इसका वो जारी नहीं किया गया, शेड्यूल नहीं जारी किया गया। और अली जफ़र साहब का जो कि दलाइल दे रहे थे पीटीआई की तरफ से, उनका ये कहना था कि जिन लोगों को बहुत बड़ी तादाद में, हमारे जो लाखों की तादाद में हमारे हैं मेंबर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया। और जिन 14 अफराद ने इसके ऊपर एतराज़ किया है, जिनमें से एक अकबर एस बाबर हैं और दीगर लोग हैं, ये तमाम के तमाम पार्टी की मेंबरशिप इसलिए खो चुके हैं क्योंकि ये पार्टी की जो फ़ीस है वो जमा नहीं करवाते रहे। मेंबरशिप की फ़ीस होती है एक, और वो मेंबरशिप की फ़ीस क्योंकि इन्होंने जमा नहीं करवाई, इसलिए ये एलिजिबल नहीं है इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के, क्योंकि ये मेंबर के तौर पर ही एलिजिबल नहीं है। ये मेंबर नहीं है इस वक्त करंटली। जो लोग दूसरी सियासी जमातें हैं, उनके जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा जो है वो ये शफाफ इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के लिए जो वो जारी करने होते हैं, कागज़ जारी करने होते हैं, नॉमिनेशन पेपर्स और उसका शेड्यूल वगैरह, उसकी इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि तमाम पार्टी ने एक ही बंदा था जिसको इलेक्ट करना था और वो इलेक्ट कर लिया हुआ था, वो फैसला हो चुका था। इसलिए मज़ीद इलेक्शंस के लिए लंबी चौड़ी किसी केस में हम नहीं पड़े। अच्छा, अब जहाँ अली ज़फ़र साहब जो हैं वो गलत हैं इस मामले में कि इलेक्शंस जो हैं वो हमने क्योंकि डिसाइड कर लिया था लिहाजा हमने कुछ और किया भी नहीं। क्या दूसरे सियासी जमातों, क्या ये उन्होंने भी ऐलान किया कि जी आप सब अपनी फ़ीसें जमा करवा दें ताकि आपकी मेंबरशिप रिवाइव हो सके, या जो भी प्रोसेस होता है वो नहीं किया गया। लेकिन ये भी हकीकत है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि फंसी हुई है और लड़ी हुई है एस्टेब्लिशमेंट से, तो इलेक्शन कमीशन भी उनके कि हाँ ज़रा चेक कराओ ना, सारी की सारी चीज़ें खोल के दिखाओ। वरना यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था जिसने 8 साल जो उनका फॉरेन फंडिंग का केस था उसके ऊपर फैसला ही नहीं देते थे और फिर अदालतों में जाना पड़ता था, और वो पीटीआई भी उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स भी इस्तेमाल होते रहे, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। अब बाहर आने के बाद उन्होंने ये अली ज़फ़र साहब ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि 3 सवाल थे जो कि अब 80 सवालों पर मबनी क्वेश्चनर पूरा बन चुके हैं और तमाम जो लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं जिसकी बुनियादी तौर पर वो इम्प्लाई कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की नीयत जो है वो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ अहमद हसन शाह ने जो है वो उनके खिलाफ दलाइल दिए अकबर एस बाबर के बिहाफ पर, और अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे नज़दीक ये इलेक्शन कमीशन जो है वो शफाफ नहीं है। बाकी बाय द वे अली ज़फ़र साहब ने ये भी कहा है कि जो अकबर एस बाबर की प्ली है उसके अंदर वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, वो तमाम सियासी जमातों की बात कर रहे हैं। ऑल्दो जो 14 अफराद गए हैं उन्होंने बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को ही चैलेंज किया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर क्या होगा। तो जनाब बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर बल्ले का इलेक्शन बच जाए तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या होगा। अभी तक की जो इतलात है उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ये केस है जिसके ऊपर वो एक्टिवेट होगी बात? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बहुत ही ब्लेटेंट होगा, बहुत गलत होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो दुरुस्त फैसला नहीं होगा अगर उसकी बुनियाद पर उनसे बल्ले का निशान लिया जाए। मोस्ट लाइकली बल्ले का निशान इस बुनियाद पर नहीं लिया जाएगा, इसको इजाज़त दे दी जाएगी उनको, इसको लेजिटिमेट करार दे दिया जाएगा मे बी आफ्टर सम ऑब्जर्वेशंस, और ये कहा जाए कि अगली दफ़ा इस चीज़ को ख्याल रखें। लेकिन उसके बाद जो अगला केस है वो है जनाब अबराज से रिलेटेड जो केस है, फॉरेन फंडिंग वाला जो केस है, उसके अंदर उनका बल्ला जो है, और वो जो फंडिंग वाला केस होता है उसमें इलेक्शन सिंबल डायरेक्ट जाता है आपका, तो इलेक्शन सिंबल जो है वो जाने का, क्योंकि ये अगर होगा तो ये तो इलेक्शन से पीटीआई को बाहर करने वाली बात होगी। आई थिंक पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करने का रिस्क नहीं लिया जाएगा। इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएंगे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रखा जाएगा, मगर उनका बल्ला लेना है उनसे, जिससे वो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने सबको फेंटा लगाना है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मान लिया जाएगा, मगर अनलाइकली है कि पीटीआई फिर भी बल्ले का निशान सिक्योर करने में कामयाब हो। अब देखते हैं कि फैसला क्या आता है। अली वारसी को फिलहाल नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।